जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। जैसे कुछ बच्चों ने मुझे डीएम करा, मुझे व्हाट्सएप भी किया, मुझे मैसेज किए कि सर यूपी पुलिस का पेपर आने वाला है, तो कुछ उसके बारे में भी वीडियो अपडेट करिए ताकि हम लोग की जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। तो एक छोटी सी सीरीज में लेकर आ रहा हूँ पुलिस के पेपर से पहले, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने शॉर्ट लिस्ट करके जो है चीज़ों को बनाने की कोशिश करी है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। तो आज का वीडियो हम लोग चालू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। जितना ज़्यादा मेरी तरफ से हेल्प हो पाएगी आप सबकी, मैं उतनी ज़्यादा हेल्प करूँगा आपकी। तो स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। ये यूपी पुलिस के पेपर को लेकर मेरा पहला वीडियो है। आने वाले टाइम पर ज़्यादा वीडियो अपडेट करके मैं आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। थोड़ा सा एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा कि जो है आवाज़ें काफ़ी आ रही होंगी आपको वीडियो में, क्योंकि थोड़ा बगल में काम चल रहा है। लेकिन आपके लिए वीडियो अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस चीज़ों को बाद में रख के वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चालू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री का। चालू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट, यानी आधुनिक भारत में जब मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो रहा था, उस टाइम क्या हो रहा था कि जो बचे हुए मुग़ल साम्राज्य के शासक थे वो क्या कर रहे थे, अपने उत्तराधिकार के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो ये अंतिम जो था क्षण थे कुछ, जहाँ पे कुछ मुग़ल शासक आए जो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए, लेकिन उन्होंने प्रयास पूरा किया अपनी तरफ से कि जो है भारत पे बादशाहत कर सकें। तो उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट जो थे उनके बारे में आज के वीडियो में थोड़ी सी डिटेल है, और थोड़ी सी डिटेल है कि किस तरीके से दूसरी कंपनियां भारत में आईं, भारत पे कब्जा किया। तो चालू करते हैं आगे का। तो उत्तराधिकारी युद्ध जो हुआ उसमें गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उन्होंने बहादुर शाह जी का साथ दिया ताकि सत्ता को हासिल किया जा सके। बहादुर शाह का ही उपनाम था शाह ए खबर, ठीक है, इनका ही उपनाम था, ठीक है। उसी समय पे सैयद बंधु थे हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। ये हमेशा जाने जाते थे किस लिए, शासक निर्माता। इन्हीं के द्वारा जितनी भी जो राजनीति के थ्रू जितना भी ये लोग दिमाग लगा लोगों के क्या करते थे कि नए नए शासकों को गद्दी पे बैठालते थे। इसलिए उस समय इनको क्या कहा जाता था, शासक निर्माता के रूप में ये दोनों जाने जाते थे। कौन? हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खां, ठीक है। इनके बाद एक राजा आए जिनका नाम था जहांदार शाह, जिनको इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि लंपट मूर्ख इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये एक अयोग्य शासक थे, ना किसी निर्णय को लेने में सक्षम थे, ना जो है साम्राज्य ढंग से ये चला पा रहे थे। उसके बाद आए हमारे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक रुझान रखते थे, जिसके कारण इनको इतिहास में रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ईरान, जो कि फारस भी कहलाता था पहले, इसके सम्राट थे नादिर शाह। उन्होंने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली को कब्जा करने की प्रयास किया। इनको ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता था। क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, ईरान के नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो नादिर शाह। इन्होंने दिल्ली पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था, और इन्होंने शर्त रखी दिल्ली से, मतलब कि शर्त क्या रखी, इन्होंने दिल्ली को छोड़ा क्या क्या हासिल करके, 70 करोड़ रुपए, शाहजहाँ का बनवाया तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा। तख्ते ताउस क्या? सिंहासन का नाम है, ठीक है। ये सब लेके यहाँ से गए, और जिसका व्याख्यान मैंने किया तख्ते ताउस पर बैठने वाले अंतिम शासक कौन थे? मोहम्मद शाह। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाले अंतिम शासक कौन थे? वो थे मोहम्मद शाह। फिर क्या हुआ? शाह आलम द्वितीय आए, जिनको अली गौहर भी कहा जाता था, के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इनका शासनकाल था शाह आलम जी का द्वितीय का, जिस टाइम
1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अंतिम मुगल सम्राट, मुगल साम्राज्य का अंत यहीं पर होता आपको दिखेगा। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। इसके बाद मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है। अब इसके बाद चालू होगा क्या? अंग्रेजों का आगमन, पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन, मतलब कि ये पूरी एक सीरीज भारत पर कब्जा करने के लिए आएंगे। चलिए देखते हैं वो किस तरीके से भारत में आए। आज ही के वीडियो में हम लोग चालू करेंगे क्या? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियां किस तरीके से भारत में आई, उसका जो है डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो में क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए, हमको मालूम है कि 7 कॉन्टिनेंट है, तो जो यूरोप जो था वो थोड़ा सा विकसित था अपने में ही। तो वहाँ क्या था कि उस टाइम जो है बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े जो उद्यमी पूंजीपति थे, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई। लेकिन कंपनियां लगाने से काम तो चलता नहीं, उसके लिए चाहिए उनको कच्चा माल, और कच्चा माल एक जगह स्थिर रह के तो मिलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? भ्रमण करना, यात्राएं करना। ठीक है। एक टाइम तक क्या हुआ कि पूरे कॉन्टिनेंट में, यूरोप में पूरी तरीके से एक मतलब कि निराशा का माहौल था। फिर एक समय ऐसा आया जब स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं ने क्या किया, लोगों को बोला कि आप यात्राएं कीजिए, नई नई चीज़ों को ढूंढिए, रिसोर्सेज ढूंढिए, हम लोग क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे। ठीक है। जब लोगों के अंदर फिर से एक तरीके से कह सकते हैं एनर्जी जनरेट हुई, फिर से जो नीरस पड़ा माहौल था यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, वो फिर से लोग क्या हुए, अपने काम को ज़्यादा ऊपर रखकर निकलना चालू किया उन्होंने, मतलब कि कच्चे माल की तलाश में जो है नई नई यात्राएं चालू करी। तो उसी टाइम को पुनर्जागरण कहा जाता है। ठीक है। जो यात्राएं चालू करी, ठीक है, वो रिनेंसा के अंडर में आ जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया, स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं ने क्या किया, पैसा लगाया लोगों पे कि आप जाइए और नए नए चीज़ों को ढूंढिए, कच्चा माल ढूंढ, मतलब रिसोर्सेज ऐसे ढूंढिए जिससे हम लोग का डेवलपमेंट हो सके। जैसा कि एक रफ मैप मैंने बनाया हुआ है सारे कॉन्टिनेंट का, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका जो है एक तरीके से बड़ा बिग कॉन्टिनेंट है। फिर आता एशिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये क्या है, अंटार्कटिका। ठीक है। अंटार्कटिका क्या है, एक रिसर्च सेंटर की तरीके लोग इसको यूज़ करते हैं, मतलब सारे वैज्ञानिक जाके यहाँ पे रिसर्च करते हैं। यहाँ एक मतलब कि रिसर्च सेंटर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट बर्फ़ से ढका हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यूरोप से सबसे पहले यात्रा करने जब निकले एक व्यक्ति, तो ये पहुँचे कहाँ, नॉर्थ अमेरिका में। इनको लगा यही इंडिया है, लेकिन ऐसा नहीं था, ये नॉर्थ अमेरिका था। इसीलिए यहाँ पे एक प्रजाति पाई जाती है जिनको रेड इंडियन भी बोला जाता है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती इलाकों में रेड इंडियन जो है वो मिलते हैं। वहाँ की प्रजाति को, मतलब इंसानों को रेड इंडियन के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरी यात्रा हुई। दूसरी यात्रा निकलते 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 ये पहुँचे अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। लेकिन इन्होंने आके अपनी यात्रा को यहीं रोका, तब भी इंडिया नहीं मिला, ढूंढ पाए ये लोग। फिर जो यहाँ पहुँचे थे दक्षिण अफ्रीका अपनी सेकंड यात्रा को पूरी करते हुए, उनका नाम था बार्थोलोमो डियास। ठीक है। बार्थोलोमो डियास, जिस जगह ये पहुँचे उसको नाम क्या दिया गया, आशा अंतरी। ठीक है। फिर उसके बाद एक व्यक्ति निकला, उसी रास्ते को यूज़ करता करता
वो यहाँ दक्षिण अमेरिका तक पहुंचा। फिर उसी रास्ते पे आगे बढ़ता बढ़ता वो पहुंचा कहाँ? इंडिया। ठीक है, क्या नाम था उनका? वास्को डिगामा। इंडिया कोई खोजने की चीज़ नहीं थी, जैसा कि लिखा हुआ है इंडिया को खोजा किसने? वास्को डिगामा ने। लेकिन ऐसा नहीं, इंडिया तो पहले से ही था ना। इंडिया की खोज की मतलब कि इंडिया तक पहुंचने का रास्ता ढूंढा इन लोगों ने। ठीक है, एक चीज़ और पेपर की दृष्टि से, यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये जो वाटर का इलाका है, ये क्या है? अंध महासागर। यहीं पर बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है, मियामी बीच है। जैसे कहा जाता है कि वहाँ पे पहुँचने पे कई सारी शिप्स गायब हो जाती हैं, कई सारे विश्व युद्ध के दौरान कई सारे अमेरिका के प्लेन भी गायब हुए। तो ये बरमूडा ट्रायंगल भी इसी अंध महासागर के आसपास है। अमेरिका 1492 में ढूंढ लिया गया। वास्को डिगामा ने 1498 में जो है इंडिया पहुंच गया था। पहुंचा कहाँ था? कालीकट, केरल। केरल जो है मसालों की नगरी कही जाती भारत में। ठीक है, 1498 में कालीकट केरल पे पहुंचा और 1503 में ही इन लोगों ने मिलके वहाँ पर एक कंपनी बना दी, उस्ताद इंडिया। फिर उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई कोचीन में। ठीक है, 2 साल के अंदर ही क्या किया, एक व्यापारिक कोठी कोचीन में बना दी। ठीक है, फिर 2 साल के अंदर ही क्या हुआ, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, एक गवर्नर थे पुर्तगाली, ये आए भारत। ठीक है, इन लोगों ने जो है बहुत जल्दी जल्दी वर्क को क्या किया, ख़त्म किया, ताकि चीज़ों पे जल्दी से जल्दी अपना अधिकार जमा सकें। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो पहले गवर्नर भारत आया, ठीक है, ये सब जो है पुर्तगाली हैं। सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने ही अपनाई थी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया? हिंद महासागर पर अधिकार करा। हिंद महासागर पर अधिकार करने से उनको क्या फ़ायदा होगी? दूसरा कोई वो रास्ता यूज़ करके जो है कच्चा माल ना ले जा पाए, या पहुंच के किसी तरीके से जो है उस रास्ते को कुल मिला के फाइनली उस रास्ते को यूज ना करे कोई और। इसलिए फ्रांसिस्को डेल मीरा ने क्या किया? हिंद महासागर पर अधिकार किया, मतलब उस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया खुद के लिए, और लोगों के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित वो रास्ता। ठीक है, फिर दूसरे आए अल्बुकर्क। ठीक है, ये दूसरे गवर्नर थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आदिल शाह से गोवा छीना। सती प्रथा आपने सुनी होगी। सती प्रथा को बंद कराने वाले कौन थे? अल्बुकर्क। ये हमारे तरफदारी के लिए इन्होंने सती प्रथा नहीं बंद कराई। ये जब पुर्तगाली भारत आए, इन्होंने देखा कि अब भाई कोई इंडियन पुर्तगालियों से विवाद करेगा नहीं, तब वहाँ पे चलती थी सती प्रथा। तो सती प्रथा में क्या होता था, जिसके जो लोग हस्बैंड ख़त्म हो जाते थे, तो जो स्त्रियाँ बचती थी, ये लोग क्या करते थे, पुर्तगाली उनसे उनका विवाह कर देते थे, ताकि अपनी जनसंख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके और भारत पे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार कर सके। अपने ही फ़ायदे के लिए उन्होंने सती प्रथा को पूरी तरीके से बंद करवा दिया था। जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनकी शादी क्या करते थे, जो पुर्तगाली थे उनसे करा दिए करते थे, ताकि इनकी जनसंख्या बढ़ती रहे। उसके बाद आए भारत में नूना डी कूना। इन्होंने क्या किया? गोवा को राजधानी बनाया अपना, दीव को कब्जे में लिया 1535 में, और दमन को अपने कब्जे में ले लिया 1559 में, 1535 और 1559। एक छोटे से मैप से आप समझ सकते हैं, सारे समुद्र से लगे इलाके हैं। ठीक है, दमन, दीव और गोवा। ठीक है, आज के उसमें एक छोटा शॉर्ट ये समझिए कि पुर्तगाली जो थे, PDEDF। ठीक है, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इस सीरीज को लाइन से पढ़ते रहेंगे। अभी हम लोग पुर्तगाली जो है उनको पढ़ रहे थे, किस तरीके से ये लोग भारत में पहुँचे।
तो जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा, इसमें एक छोटी सी चीज़ समझने वाली है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस तरीके से आई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुर्तगालियों के बाद डच आए। डच इनसे ज़्यादा ताकतवर थे। तो पुर्तगाली जब बहुत हल्के पड़ने लगे तो इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया अपनी जो राजकुमारी थी, इसकी जो है शादी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि यहाँ जो है ब्रिटिश राजकुमार के साथ करा दी। और इनको दहेज में, बम्बई क्योंकि पुर्तगालियों के कब्जे में था, क्या किया कि उठा के इनको दहेज में दे दिया। अब वो वहाँ से यहाँ आके क्या करेंगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पे दे दिया बम्बई, कि आप जो है हमसे पट्टे पे ले लीजिए, वहाँ जाके काम कीजिए, हमको पूरे साल का किराया दे दीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरीके से भारत में आई, उसने प्रवेश किया। ठीक है, तो एक छोटा शॉर्ट फॉर्म और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने का क्या रीज़न रहा, ये भी आपको इससे पता क्लियर चल गया होगा। एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। यूरोपीय कंपनियों में क्या का आगमन किस तरीके से भारत में हुआ, कि यूरोप में जो कई सारे पूंजीपति थे, उन्होंने अपनी अपनी कंपनियां तो लगा ली, लेकिन उसके लिए चाहिए कच्चा माल। अब कच्चा माल एक जगह पे तो मिलना नहीं है, तो उसके लिए क्या किया, वहाँ के स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं ने क्या किया, लोगों, कई जो व्यक्ति थे उनको स्पॉन्सर किया, पैसा दिया कि आप लोग जाइए, यात्राएं कीजिए और रिसोर्सेस ढूंढिए। तो कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो यूरोप से निकला पहला व्यक्ति, पहुंच गया नॉर्थ अमेरिका, लेकिन उसे लगा ये इंडिया है, लेकिन वो इंडिया था नहीं। इसलिए यहाँ पे उत्तर अमेरिका के तटवर्ती इलाकों में पाई जाने वाली प्रजाति को रेड इंडियन आज भी कहा जाता है। फिर एक दूसरा व्यक्ति यूरोप से निकला, वो चलते चलते सागर को पार करते करते यहाँ पहुंचा, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। नाम क्या था, बार्थोलोमो डियास। उसको लगा ये इंडिया, लेकिन ये भी नहीं था। फिर उसके बाद एक व्यक्ति निकला उसी रास्ते को यूज़ करते करते करते, लेकिन वो यहाँ नहीं रुका, इसके आगे बढ़ गया और फाइनली इंडिया पहुँच गया। क्या नाम था उसका, वास्को डी गामा। इस एरिया को ही अंध महासागर कहते हैं, यहीं पर बरमुडा ट्रायंगल पाया जाता है। ठीक है, एक छोटा सा एक रफ मैप बना के मैंने आपको क्लियर किया कि किस तरीके से इंडिया तक पहुँचे पुर्तगाली। फिर अमेरिकन 1492 डिस्कवरी, वास्को डी गामा 1498 में भारत तक पहुँचे। फिर पहुँचे किस एरिया में, कालीकट, केरल में। अब पहुँचने के 5 साल के अंदर ही इन्होंने क्या किया, 1503 में कंपनी बना दी, क्योंकि केरल मसालों की नगरी थी। उसका रीज़न क्या था, यहाँ से जो मसाले इन्होंने कलेक्ट करके वापस ले जाके जो बेचे हैं, तो यात्रा का जितना खर्चा था उससे बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसा कमाया। तो इन्होंने दिमाग लगा के क्या किया, 1503 में कंपनी बना दी, उसका नाम था इंडिया। फिर पहली व्यापारिक कोठी क्या की, कोचीन में बनाई। और विद इन 2 ईयर पहले गवर्नर जो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वो सॉरी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वो गवर्नर भारत आ गया और ब्लू वाटर पॉलिसी पर काम किया इन्होंने। ब्लू वाटर पॉलिसी सबसे पहले किसने जो है बनाई थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। इनने ब्लू वाटर पॉलिसी को यूज़ किया, हिंद महासागर पर अधिकार जो है किया, उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं, ताकि और कोई उस रास्ते को यूज़ ना कर पाए। फिर सेकंड गवर्नर आया अल्बुकर्क। इनने आते ही पहले आदिल शाह से गोवा छीना, सती प्रथा बंद कराई। सती प्रथा जो है इसलिए नहीं बंद हुई कि ये हमारे फ़ायदे के लिए थी, ये पुर्तगालियों खुद के फ़ायदे के लिए थी, क्योंकि जो स्त्रियां विधवा हो जाती थी, बचती थी, तो उस प्रथा को बंद करा के इन्होंने क्या किया, उन स्त्रियों से पुर्तगालियों को शादी करनी चालू कर दी। उसका रीज़न क्या था कि पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ जाए, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी जल्दी जगहों पे कब्जा करना, अपना अधिकार जमाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर आया नूना डी कूना, इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया, द्वीप को पर कब्जा किया 1535 और दमन में 1559 पे। फिर एक छोटा, उसके बाद आए डच। ठीक है, डचों ने आकर इन पर आक्रमण किया, इनसे चीज़ों को छीनना चालू किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत आई, एक शॉर्ट फॉर्मूला समझिए, PDEDF। पुर्तगाली, डच आए, डच इन पे भारी पड़ने लगे, तो इन्होंने क्या किया, अपनी राजकुमारी का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार से किया। इससे क्या हो गया
कि इन्होंने इनको दहेज में भारत में जो मुंबई है वो इनके कब्जे में था ही, वो दे दिया। अब वहाँ अगर आ जाए, यहाँ आके तो कुछ करेगा नहीं, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मुंबई लीज पे दे दिया। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एंटर हुई। तो ये था आज का वीडियो, किस तरीके से यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में हुआ। इलाके देखिए, दमन द्वीप, गोवा, सब क्या है, समुद्र से लगे इलाके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही आगे अब मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा वीडियो मैं लेकर आऊँगा, और जल्दी जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करके दूसरे सब्जेक्ट को उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कोशिश करेंगे आपकी तैयारी को और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।